हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। माय नेम इज़ हिबानाज एंड आई एम योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। जैसे कि हमने अपना एनसीईआरटी बुक इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी शुरू कर दिया था, जिसमें हम अपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बताया था चैप्टर 2 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे 2022 CUET एग्जाम में, और आगे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर को मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड करा है। अच्छे से समझने के लिए हमें कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, इन डिटेल पढ़ना है, जिससे अगर कोई सवाल पूछा जाए तो हम उसके आंसर कर पाएँ। तो हम अपने इसके सेक्शन 2 कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। आज हम अपना सेक्शन 3 यानी चैप्टर 2 पार्ट 3 शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए आज हम लेक्चर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, और दूसरा टर्म है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, ताकि जो हमारी कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड करा है, और 2 सेक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 1 जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन डेमोग्राफी का, कि डेमोग्राफी क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है। उसके बाद ये वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ, ये सब पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ी थी माल्थूजियन थ्योरी। ठीक है, माल्थूजियन थ्योरी पढ़ी थी। इसमें कौन कौन से 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे, जैसे कि रिसोर्सेज थे और पॉपुलेशन था, और किस तरह से इनके बीच में इम्बैलेंस होता है और सोसाइटी में पॉवर्टी और हंगर देखने को मिलता है, और किस तरह से माल्थस थ्योरी में 2 चेक्स की बात करी गई है, प्रिवेंटिव चेक्स और पॉजिटिव चेक्स। तो ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। फिर हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ा था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी पढ़ी थी, है ना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी पढ़ी थी। और इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़े थे 3 स्टेजेस ट्रांजिशनल थ्योरी, जिसमें हमने पढ़े थे कि ये 3 स्टेजेस को रिफ्लेक्ट या रिप्रेजेंट करता है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो ये जो स्टेज 2 है ये हमारी ट्रांजिशनल स्टेज है। स्टेज 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, अंडर डेवलप्ड। ठीक है, और स्टेज 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, डेवलपिंग, और स्टेज 3 क्या था, डेवलप्ड। तो ये सब हमने पढ़ा था, डिटेल्ड में पढ़ा था, आपको पता होना चाहिए। आपको प्रीवियस लेक्चर्स भी देखने हैं, जिससे आगे जब आप पढ़ोगे तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। आज हम पार्ट 3 में साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या टर्म है उसको समझेंगे। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखो ये हमारा इंडिया है, इसमें इस तरह से ये रिप्रेजेंट करे गए हैं। ये क्या है, पॉपुलेशन है ना। तो इंडिया की पॉपुलेशन बोल रहे हैं, तो उसमें साइज और ग्रोथ की बात होगी। जब ग्रोथ की बात होगी तो हम 2 टर्म्स पढ़ेंगे। वो 2 टर्म्स क्या होंगे, बर्थ और डेथ। पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, बढ़ना या डिक्रीज होना, कम होना, उसके लिए कौन से 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, तो वो 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारे कौन से हैं, बर्थ और डेथ। यही 2 चीज़ें हैं जो हमारे पॉपुलेशन को डिसाइड करती हैं कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो आज हम वही समझेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि इंडियन पॉपुलेशन की, तो हम सब जानते हैं मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है हाँ इस टाइम वर्ल्ड में, चाइना। और अब क्या बोला जा रहा है, इंडिया 2nd लार्जेस्ट कंट्री है, और अब वो चाइना को भी पीछे छोड़ देगी, और पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि वो नंबर 1 रैंक करेगी, है ना। और अगर हम सेंसस की बात करें, सेंसस 2011, अभी हमारा लेटेस्ट सेंसस कौन सा चल रहा है, 2011, 10 ईयरली टेन्योर होता है इसका। ठीक है, अब हमारा 2021 सेंसस आना था, लेकिन किस तरह से नहीं आ पाया, हम सब जानते हैं कोरोना में
पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरा इंडिया बंद कर दिया गया था, कोई भी फील्ड वर्क नहीं हो रहा था, डेटा कलेक्शन कुछ नहीं हो पा रहा था, पॉसिबिलिटी ही नहीं थी इन सारी चीज़ों की। इसलिए जो सेंसस 2021 रिलीज़ होना था वो अभी तक नहीं आया है। तो हम जो भी डेटा देखेंगे, फॉलो करेंगे, वो अभी हमारे लिए सेंसस 2011 का रहेगा, ऑथेंटिक डेटा रहेगा। ठीक, तो अभी मैं जैसे बात कर रही हूँ इंडियाज़ पॉपुलेशन की, अगर हम मिलियन में बात करें तो 10 पॉइंट समथिंग मिलियन ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 10 मिलियन। और अगर बिलियन की बात कर रहे हैं तो 1.21 बिलियन हमारे सेंसस के अकॉर्डिंग है। इतना हमने देख लिया इंडियाज़ पॉपुलेशन। अब हम देख रहे हैं ना 1200 मिलियन हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो हमारा कितना जो पॉपुलेशन का डेंसिटी बोलूँ या परसेंटेज बोलूँ या प्रोपोर्शन बोलूँ, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब जैसे मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि इस पॉपुलेशन के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने में दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है या ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंक्रीमेंट के लिए या डिक्रीज़ होने के लिए। तो वही बर्थ और डेथ रेट को हमें आगे पढ़ना है, समझना है कि किस तरह से ये पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं या कम करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। ये टेबल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आपके चैप्टर 2 में बनाया हुआ है। मैंने कहीं से नया नहीं बनाया है या मैंने खुद नहीं बनाया है, आपको एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा, वहाँ जाकर देखो। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से जो पॉपुलेशन है इंडिया की उसका ग्रोथ किस तरह से है ना। देखिए सबसे पहले हमारा 1901 का सेंसस दिया हुआ है। यहाँ हमारा पॉपुलेशन मिलियन में है 238। ठीक है, इतना है। 1911 के सेंसस में 252, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ऑल्दो बढ़ रहा है ना, इंक्रीज तो हुआ है लेकिन बहुत मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है ना, ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम देख रहे हैं 1921 में तो 251 मिलियन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ और थोड़ी कम हो गई है ना, कम हो गई, बढ़ी नहीं है। तो इस तरह से हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है पॉपुलेशन में। अगर हम बात करते हैं 1931 सेंसस के तो 279, अब यहाँ पे फिर थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है ना। तो ये जो है 1901 से 1931 तक हम जब देख रहे हैं पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा कांस्टेंट वे में ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं 1931 के बाद तो देखो 200 से डायरेक्ट 300, उसके बाद 350 से भी ऊपर चला गया, क्रॉस कर गया, 361 हो गया, देन डायरेक्ट 400, 500, 600, फिर 200 और बढ़ के 800 हो गया, फिर 200 का इंक्रीमेंट हुआ तो 1000, देन 200 बढ़ा तो 1200। कितना, तो आप देख रहे हो आफ्टर 31 है ना, आफ्टर 1931 जो पॉपुलेशन है उसका रेट जो बढ़ना शुरू हुआ है तो फिर वो बढ़ता ही चला गया है और बहुत ड्रास्टिकली है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं 1931 से पहले की तो उसमें इतना देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस टेबल से हमें बहुत अच्छे से समझ में आया कि 1931 से पहले जो पॉपुलेशन है वो इतना रेट उसका नहीं है जितना 1931 के बाद से बढ़ता चला गया है। ठीक है, अब इनके हमने रीजंस भी देखें कि किस तरह से पॉपुलेशन नहीं बढ़ी इतनी और आगे क्यों बढ़ी है इतनी, है ना। ये सारे रीजंस, कॉजेज हम आगे देखेंगे। तो आगे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बिफोर 1931 हमें बहुत ज़्यादा जो हमारा पॉपुलेशन है वो बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था, बहुत कैलकुलेटेड मैनर में कुछ 50s, 60s, 70s या 20s इस तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा था। जो हम आफ्टर 1931 देख रहे थे तो उसमें 100s में, 200s में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था। तो क्या कहते हैं कि 1931 से पहले जो डेथ रेट था है ना और जो बर्थ रेट था वो दोनों हाई थे। ठीक है, डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत हाई थे। जैसे मैंने आपको बताया था, हमने जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी पढ़ी थी जिसमें हमने स्टेजेस पढ़े थे। ठीक है, स्टेजेस पढ़े थे, फर्स्ट, सेकेंड
और थर्ड, तो हमने इसमें कौन कौन से स्टेजेस को पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था अंडर डेवलप्ड, है ना, मैंने अभी आपको रिवाइज भी करवाया था और आपको ये लेक्चर भी पूरा देखना है। उसके बाद डेवलपिंग, और ये क्या था हमारा थर्ड, डेवलप्ड। तो हमारे स्टेज 1 पे जब हम अंडर डेवलप्ड थे, हम 1931 की जब बात कर रहे हैं, तो जब इंडिया को किस तरह से कंसीडर करा जा रहा था, कौन से स्टेज पर था वो? हमारे स्टेज 1 पर था, अंडर डेवलप्ड था। और अंडर डेवलप्ड के क्या फीचर्स पढ़े थे हमने? हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, ये पढ़ा था ना हमने। हाई बर्थ रेट पढ़ा था और हाई डेथ रेट पढ़ा था, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे थे। एक जो भी एक प्रॉपर अमाउंट था वो बढ़ रहा था या कम हो रहा था। तो मैंने जो अभी आपको टेबल दिखाया था उसमें भी हमने यही देखा था। बिफोर 1931 सेंसस का जो हमने डेटा देखा था, तो उसमें क्या हो रहा था, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे थे। तो वो क्यों देखने को नहीं मिल रहे थे? क्योंकि जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी और जो हमारा इंडियन पॉपुलेशन था वो स्टेज 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था। उस टाइम वो अंडर डेवलप कंट्री थी, जहां पर हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था। वो चीज़ हमें हमारे एनसीईआरटी में ये लिख कर दिया है ना। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे, एक स्टोरी की तरह सुनोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बस आपको इतना ही समझना था। अब जब हमने इस पर काम करा, ठीक है, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, इन पर काम करना शुरू करा, तब जब हमारा जो इंडियन पॉपुलेशन है वो मूव करा, है ना, उसका ट्रांजिशन हुआ स्टेज 1 से स्टेज 2 में, और वो फिर डेवलपिंग कंट्री में पहुंचा। अब वही चीज़ हमें आगे पढ़नी है कि किस तरह से। सबसे पहले हमने क्या देखा, 1931 से पहले जो हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट था वो हाई था। तो अभी हम बात करेंगे कि डेथ रेट हमारा हाई क्यों था। तो उसका रीजंस थे एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स, है ना। सोसाइटी में बीमारियां फैलती थी, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इफेक्ट होता था और उनकी डेथ होती थी। अब वो किस तरह के एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स थे? अगर हम अभी की इंडियन सोसाइटी को समझना चाहें और डेथ रेट फॉल हो रहा है वो समझना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोरोना का। अभी 2019-20 में जब हमने 2021 में हमने कोरोना को फेस करा था, तो उसमें क्या था, एक बीमारी थी, उससे इफेक्ट हो रहे थे लोग। फिर क्या हो रहा था, डेथ रेट हमारा बहुत एकदम से बढ़ गया था, मेडिकल कंडीशंस लोगों की बहुत बुरी हो रही थी, फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पा रही थी। अगर 10 लोगों के लिए फैसिलिटीज़ थी हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़, और वहाँ 100 लोगों को चाहिए थी, तो सिर्फ 10-12 को मिल रही थी, तो 90 डेथ्स हो रहे थे, इस तरह का, है ना, ये रेट चल रहा था। तो कोरोना में क्या हो रहा था, कितने लोगों को हम लोगों को सुनने को मिल रहा था कि डेथ हो रहा है ना। हमारे लोकेलिटी में हम सुन रहे थे, हमारे सिटी में हम सुन रहे थे, फिर स्टेट वाइज पता चल रहा था, न्यूज़ चैनल्स पे हम देख रहे थे, फिर लार्जर लेवल पे हम इंडियन पॉपुलेशन का भी देख रहे थे कि इतना परसेंटेज हो गया डेथ रेट, इतना परसेंटेज चल रहा है रेशियो। तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये कोरोना था, जिसकी वजह से सोसाइटी में जो इंडियन पॉपुलेशन जो था वो इफ़ेक्ट हो रहा था। तो वही बात कर रहे हैं, 1931 से पहले जो डेथ रेट था उसमें जो फॉल आया वो कैसे आया, सॉरी फॉल नहीं, वो जो हाई हुआ वो कैसे हुआ, है ना। बर्थ रेट जो था वो हाई की बात हो रही है ना, क्यों था, तो मैंने आपको बताया एपिडेमिक्स की वजह से। उसमें भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैंडेमिक का जिक्र करा गया है, जो है ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक ऑफ 1918 to 19। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फेमस है, एनसीईआरटी में अलग से एक बॉक्स में पूरा एक्सप्लेन करा गया है, आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन एनालाइज करे थे 2022 के, तो हमने देखा था क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से तो पूछा गया था, लेकिन कभी कभी क्या है कि जो बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दिया है ना, उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए गए थे। तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ना है, और आप लेक्चर्स अच्छे से सुनो तो जो आपका सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। ठीक, तो मैं अभी बात कर रही थी ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक की। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना जाता है डेथ रेट के हाई होने का। क्यों माना जाता है,
यहाँ देखो पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि 125 लाख पीपल जो थे उनका डेथ हुआ था इस एपिडेमिक में या इस पैंडेमिक में। और अगर टोटल पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करी जाती थी तो उसमें 5% जो था कंट्रीब्यूशन वो इंडियन पॉपुलेशन से था। ठीक है, तो इसलिए ये आपको याद भी रखना है, नोट डाउन कर लो, डेट के साथ पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो एक फैक्टर ये था हमारा। ठीक, आगे देखते हैं। फिर बोला जा रहा है कि अब उस पर हमने काम करा, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हम स्टेज 1 पर रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन पॉपुलेशन को, क्योंकि हमारा बर्थ रेट भी हाई था, हमारा डेथ रेट भी हाई था, तो जो हमारी पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, है ना। फिर अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो एपिडेमिक्स थे जिसकी वजह से हमारा डेथ रेट हाई हो रहा था, तो उसमें फिर कुछ चेंजेस आए, है ना, तो जिसकी वजह से हम अपने डेथ रेट को कंट्रोल कर पाए। तो वो उसके क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हम अपने डेथ रेट को कंट्रोल कर पाए। तो जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ थी उनको इम्प्रूव करा हमने उस पैंडेमिक के बाद, है ना। जो हमारे लिविंग कंडीशंस थे उनको इम्प्रूव करा, और जो हमारे सैनिटरी कंडीशंस होते हैं उनको इम्प्रूव करा हमने। और फिर क्या करा, सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कोरोना का, कि जो ईयर 2020 था उसमें कितने केसेस हम लोगों को सुनने को मिल रहे थे, हम न्यूज़ में देख रहे थे कि आज इतने लोग मारे गए, आज इतने लोग मारे गए, तो किस तरह का वो सिनेरियो बना हुआ था। तो उस चीज़ को अब कम करने के लिए फिर क्या हुआ था, वैक्सीनेशंस पे काम करा गया, वैक्सीन लाई गई, फिर अब हम लोग लगवाए भी थे, डोज 1 डोज 2, फिर बूस्टर आ गया। तो इस तरह से क्या है, इसको कोरोना को कंट्रोल फॉर्म में लिया गया, कंट्रोल करा गया ना इसको। थोड़ा टाइम लगा कंट्रोल करने में, लेकिन जब काम करा गया, वैक्सीन्स बनाए गए, लोगों पर लगाए गए, तो वो कंट्रोल भी करा गया। तो उस टाइम में भी क्या था, मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करा गया, वैक्सीनेशंस लाए गए, है ना। फिर क्या, सैनिटरी कंडीशंस लाए गए, उनको इम्प्रूव करा गया, लिविंग कंडीशंस इम्प्रूव करे गए, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, अवेयरनेस लाई गई लोगों में, है ना। उनको बताया गया कि क्या अच्छा है, किस तरह से हेल्दी रहना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें, तो यही सब रीजंस थे जिसकी वजह से जो डेथ रेट था उसको थोड़ा सा हम कंट्रोल कर पाए। तो हम फिर कहाँ आए, स्टेज 1 से स्टेज 2 की तरफ आ गए, ट्रांजिशनल स्टेज में आ गए, डेवलपिंग कंट्री में हम आ गए, है ना। अब जैसे मैंने एपिडेमिक्स की बात करी थी तो कुछ क्या क्या थे, स्वाइन फ्लू था, चिकनगुनिया था, प्लेग था, मलेरिया था, एटसेट्रा। उस टाइम पर तो यही सब चलते थे, बहुत सुनने को भी मिलते थे। मलेरिया एक बार में हुआ तो कितने लोग इफेक्ट हो गए और मर रहे हैं, चिकनगुनिया कितना सुनने को मिला था बीच में, है ना, स्वाइन फ्लू कितना चला था। तो इस तरह से एक टाइम पीरियड ऐसा होता है जब इस तरह की बीमारियां फैलती हैं, वर्ल्ड वाइड फैलती हैं या कंट्रीज़ में होती हैं, तो उससे एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा डेथ रेट होता है वो हाई हो जाता है ना। तो अभी हमें इतना समझना था, होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। एक हमने पढ़ा एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स जो थे, फिर दूसरा होता है नेचुरल डिजास्टर्स, जिसकी वजह से भी जो हमारा डेथ रेट है वो हाई होता है। तो किस तरह से नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से होगा, देखो कभी कभी बाढ़ आ जाती है, हम कितना सुनते हैं केरला में बाढ़ आ गई है। जब भी रेनी सीज़न आता है वहाँ बहुत सारी बारिश होती है तो वहाँ बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ आती है तो गांव के गांव बहा के ले जाती है अपने साथ। हर साल का ये सीन है, हम लोगों को सुनने को मिलता है कि बिहार में बाढ़ आ गई, गांव के गांव बह गए, पानी में लोग बह गए, है ना। तो वो चीज़ क्या है, बहुत बड़ा एक प्रोपोर्शन होता है, एक परसेंटेज होता है लोगों का जो इफ़ेक्ट होता है और जिनकी डेथ हो जाती है इन चीज़ों में। अभी हमने बाढ़ की बात करी, फिर इसमें क्या, हम जब नेचुरल डिज़ास्टर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें एक होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं मैन मेड। तो नेचुरल की हम बात करें तो एक्सेसिव रेनफॉल, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि केरला में होता है ना, कितने लोगों के घर बह जाते हैं, कितने लोग घर के साथ बह जाते हैं। तो ये लोग भी कहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं, हाई डेथ रेट में, है ना, कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से लो रेनफॉल या है ना, लेस रेनफॉल, ये सब होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है,
ये चीज़ें होती हैं। एग्रीकल्चर अच्छे से लोग नहीं कर पाते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन नहीं होता, पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो उनका क्रॉप कल्टीवेशन है वो प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ फूड होता है, उनको अच्छे से खाने को नहीं मिलता, वो मैल नरिश्ड हो जाते हैं। जब प्रॉपर खाना नहीं मिलता खाने के लिए तो बॉडी क्या हो जाती है, माल नरिश्ड हो जाती है, अंडर नरिश्ड, है ना। तो बॉडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लगती है चीज़ों से, बैक्टीरिया से, डिजीज़ से, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता। तो क्या होता है फिर, मैल नरिश्ड होते हैं, अंडर नरिश्ड होते हैं, फिर डेथ रेट बढ़ने लगता है ना। समझ रहे हो आप लोग? क्या क्या डेथ रेट हाई होने के क्या क्या रीजंस थे या कॉजेज थे, वही सब पढ़ रहे हैं ना हम। पहला हमारा क्या था, पैंडेमिक्स थे, जिसमें एक लार्ज प्रोपोर्शन इफेक्ट होती है पॉपुलेशन की और डेथ रेट को कंट्रीब्यूट करते हैं हाई करने में। इसी तरह से फिर हमने नेचुरल डिज़ास्टर्स देखे कि किस तरह से बाढ़ आती है, सुनामी आई थी, हम सब जानते हैं, हम सब ने सुना है, सुनामी आई थी, किस तरह से शहर के शहर को बहा कर ले गई अपने साथ, कितने लोग उसमें बह गए थे। तो एक लार्ज प्रोपोर्शन था, एक लार्ज अमाउंट था लोगों का, जिसमें उन लोगों की डेथ हुई, तो जो डेथ रेट था वो हाई हुआ। फिर अभी हम बात कर रहे हैं कि ये नेचुरल होते हैं और मैन मेड होते हैं। तो नेचुरल में हमने बारिश, बाढ़ और क्या क्या होते हैं, सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, ये सब होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिए। अब मैन मेड में क्या होता है, सेकंड है हमारा मैन मेड। तो मैन मेड में किस तरह से चीज़ें होती हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र। जब भी क्रॉप कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है, या जो फार्मर्स हैं अपनी लैंड पे फार्मिंग करते हैं, तो क्या करते हैं ये लोग, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ग्रो करने के लिए। अब जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ग्रो करना चाहते हो तो उसमें आप फिर एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ करते हो, जिससे जो क्रॉप होती है वो इफ़ेक्टेड हो जाती है, अडल्ट्रेटेड हो जाती है, हेल्दी नहीं रहता। अब हम वो मार्केट में जाती है वो क्रॉप, फिर वो लोगों के घर जाती है, फिर हम उसको खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर हमारी बॉडी इफ़ेक्ट होने लगती है ना, हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम बीमार पड़ते हैं तो फिर क्या होता है, हम मौत की तरफ जाते हैं। जब हमारी बॉडी कमज़ोर होगी, हम रिकवर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स के लिए बहुत सारे रिसर्च करे गए हैं लोगों ने। तो उसमें क्या निकल कर आ रहा है कि इसकी वजह से ये बहुत, इसका जो परसेंटेज है बढ़ रहा है, कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं। किस वजह से, ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स या कंजम्पशन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स। अब डायरेक्ट तो कोई भी कंज्यूम नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट हो रहा है। इनडायरेक्ट कैसे हो रहा है, लैंड पर, है ना, जहाँ पर भी कोई भी फूड आइटम ग्रो करा जा रहा है ना, बनाया जा रहा है, वहाँ पर अडल्ट्रेशन प्रोसेस को लगाया जा रहा है। अडल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, अडल्ट्रेशन प्रोसेस का मतलब है उसमें मिक्स करना कोई भी चीज़ अनहेल्दी, है ना, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। अब जैसे दूध है, हम लोग दूध मंगवाते हैं घर पर, अगर डायरेक्ट डेयरी से मंगवाते हैं तो क्या करते हैं वो लोग, पानी मिलाकर देते हैं। तो क्या होता है, अडल्ट्रेशन होता है। 70% वो मिल्क ले लेते हैं, है ना, 70% मिल्क होता है और 30% वहाँ पर वाटर ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, अडल्ट्रेशन हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई। सिर्फ इतना लेना था, अब इतना दे रहे हैं, है ना, तो क्वांटिटी बढ़ गई अडल्ट्रेशन की वजह से। लेकिन यहाँ नुकसान होगा ना, हम लोगों को प्योर मिल्क तो मिला ही नहीं, पानी मिला हुआ था। अब इससे इसकी जो क्वालिटी थी वो डिग्रेड हो गई, हमें जो इससे बेनिफिट मिलता मिल्क से उतना वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो यही चीज़ होती है। दूसरा फिर क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। अब जैसे कि लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की बात करें, अब कोई बंदा विलेज में रहता है, ठीक है, अब कोई विलेजर है और उसको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए प्रॉपर, उसको उस टाइम ज़रूरत है, मान लो उसको हार्ट अटैक हुआ है, अब उसको चाहिए कोई मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पर। अब गांव में वो चीज़ है ही नहीं अवेलेबल, अब उनको शहर ले जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ कुछ नहीं है। या वो अगर एम्बुलेंस बुलाना चाहें तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, फ़ोन नहीं कर सकते, है ना। तो जिस वजह से क्या होगा, उस फार्मर की वहाँ डेथ हो जाएगी उसके विलेज में। तो ये सारे भी रिस्पॉन्सिबल हैं उसके डेथ के लिए। तो एक रीज़न हमारा ये हो गया।
फिर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन बाय गवर्नमेंट इज नॉट सफिशिएंट। जैसे कि अभी हमने देखा था कि ड्रॉट पड़ते हैं, फेमाइन्स आते हैं, सूखा पड़ता है, लोग अपना क्रॉप कल्टीवेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, फूड शॉर्टेज हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो नीडी पीपल हैं उन तक खाना पहुंचाएं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल कोरोना का लिया था, तो कोरोना में क्या था, लोगों को खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो जो गवर्नमेंट थी वो फूड ग्रेन्स जो थे वो प्रोवाइड कर रही थी, डोर टू डोर पहुंचा रही थी लोगों के लिए। तो क्या हो रहा था, वो हेल्प कर रही थी। तो कभी कभी क्या हो रहा था, किसी किसी घर में तो पहुंच रहा था, लेकिन कुछ फैमिलीज़ या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या कुछ लोकेलिटीज़ ऐसी थी जहां पर ये खाना पहुंच ही नहीं पा रहा था, जो गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा था। तो क्या हो रहा था, वो लोग फिर मर रहे थे, भूखे मर रहे थे। ये चीज़ हमने न्यूज़ में भी देखी थी कि जो डेथ काउंट हो रहे थे कोरोना से, उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको खाने को नहीं मिल रहा था और वो भूखे मर रहे थे। तो वो यही रीज़न था, है ना, कि उनको नहीं मिल रहा था, उन तक वो सर्विस नहीं पहुंच रही थी। तो ये हमारे क्या हुए, मैनमेड कॉजेज हुए, किस चीज़ के, डेथ रेट को, हमारे डेथ रेट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है ना चीज़ें, अच्छे से सुनो, कंसंट्रेशन के साथ देखो तो रिलेट कर पाओगे। आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि डेथ रेट हाई हो रहा था और क्यों हो रहा था। एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स की वजह से हो रहा था, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हो रहा था, नेचुरल कॉजेज थे और मैनमेड कॉजेज थे। अब बोल रहे हैं कि अनलाइक डेथ रेट, है ना, बर्थ रेट हैज़ नॉट रजिस्टर्ड अ शार्प फॉल। हम लोगों का जो बर्थ रेट था ना, वो फॉल नहीं हो रहा था, वो और बढ़ रहा था, है ना, और बढ़ता जा रहा था। तो उसके रीजंस क्या क्या थे, माइंडसेट ऑफ द पीपल, डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड और पेट्रीलिनियल सोसाइटी। हम सब जानते हैं हमारा जो सेक्स रेशियो इस टाइम इंडिया का है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 943 पर 1000 मेल। ठीक, ये हमारा सेक्स रेशियो, ये फिर भी बहुत अच्छा है। अभी हम जो ईयर्स का जो हम चार्ट देख रहे थे सेंसस का, इनको अगर हम बहुत अच्छे से सेक्स रेशियो पे डालकर देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये 800 होगा, 700 होगा, 600 होगा पर 1000। तो ये इस तरह की वैल्यू हमें देखने को मिल सकती हैं, है ना। तो मैं क्या बता रही हूँ कि ये तो फिर भी बहुत इम्प्रूव कर गए हैं, लेकिन अभी भी क्या है, जो फीमेल का रेशियो है वो कम है मेल के कंपैरिजन में। और वो क्यों है, लोगों को अपने घर में मेल चाइल्ड चाहिए, अब वो उनको अपना जो घर का ख़ानदान का बिजनेस है वो मेल चाइल्ड संभालेगा, इसलिए उन्हें अपने घर का नाम आगे बढ़ाना है, इसलिए मेल चाइल्ड चाहिए, है ना। जो डिपेंडेंसी है वो अपने बेटे के ऊपर ज़्यादा रख सकते हैं पेरेंट्स, इसलिए बेटी उनका ख़र्चा नहीं उठा सकती, इसलिए बेटी की शादी करनी पड़ेगी, उसके लिए डॉरी इकट्ठा करना पड़ेगा, शादी में इतना खर्चा होगा। तो ये सारे जो हैं क्या बोल रहे हैं, माइंडसेट, लोगों के इस तरह के ख्याल हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा बर्थ रेट फॉल ना होके बढ़ रहा था। अब जैसे आप कहोगे कि मैम आप कह रहे हो कि लड़कियों का नहीं प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड रहता है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कोई फैमिली है, ठीक है, ये फैमिली है, अब इनके 3 डिलीवरीज हो चुके हैं और तीनों कौन हैं, गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, गर्ल चाइल्ड है। तो इनको क्या चाहिए, 4th डिलीवरी भी ये करेंगे या 4th प्रेगनेंसी भी ये कंसीव करेंगे, क्यों करेंगे, मेल चाइल्ड के लिए। तो इसी चक्कर में क्या होता है, बर्थ रेट बढ़ता चला जाता है, और जब बर्थ रेट बढ़ता चला जाता है तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है ना। तो यही सारे रीज़न और कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से बर्थ रेट हमें हाई देखने को मिला। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये मैप है, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, कहीं नया नहीं बनाया या उठाया गया है, तो परेशान नहीं होना है कि ये कहाँ से आया, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से लिया है आपके 12th का, जो आपका है इंडियन सोसाइटी, वहाँ से चैप्टर 2 से। तो इसमें दिखाया गया है जो बर्थ रेट हैं वो इन 4 स्टेट्स में, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान है, ये हमारा उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश
और नेक्स्ट हमारा कौन सा है, बिहार। तो ये 4 स्टेट हैं जहाँ का बर्थ रेट बहुत हाई है। आपको याद रखना है ये 4 स्टेट्स को। यहाँ से भी सवाल पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेट है जहाँ पर हाईएस्ट बर्थ रेट देखने को मिलता है। तो आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाएगा लोवेस्ट बर्थ रेट, तो आपका केरला एंड तमिलनाडु है। ठीक है, केरला एंड तमिलनाडु क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, लो बर्थ रेट। ठीक है, लो बर्थ रेट रिप्रेजेंट करता है। इतना हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बर्थ रेट की बात कर रहे थे, तो इंडियाज बर्थ रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 कितना है, 22.1 है। वहीं हमने बताया था आपको केरला और तमिलनाडु का क्या है, 0 स्टेबलाइज्ड लेवल है। अब यहाँ रीज़न भी दे दिया, ड्यू टू लिटरेसी, है ना, क्योंकि वहाँ का जो आपका लिटरेसी रेट है बहुत अच्छा है, इसलिए लोग अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, इसलिए वहाँ पर जो बर्थ कंट्रोल है अच्छे से एप्लीकेबल करा जा रहा है और वहाँ का बर्थ रेट स्टेबलाइज्ड है या 0 लेवल पर है। इतना। फिर अभी हमने बात करा हाईएस्ट बर्थ रेट का, तो उत्तर प्रदेश का दिया हुआ है 28.3, फॉलोड बाय बिहार 28.1। ये आपको याद रखने हैं, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे लास्ट ईयर और आगे भी चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि हाईएस्ट बर्थ रेट कौन से 4 स्टेट्स में है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। उसमें भी टॉप 2 या टॉप कौन सा है, तो टॉप में हमारा उत्तर प्रदेश है, फॉलोड बाय हमारा बिहार है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो लोवेस्ट रेट ऑफ बर्थ रेट है वो कौन से स्टेट्स में है, तो आपका तमिलनाडु और आपके केरला में है। ठीक है, आगे देखते हैं। एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। अब हम इंडियन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, हमें वहाँ पर देखा जाता है कि जो पॉपुलेशन है वो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो हमारे फीमेल और मेल, उसके बाद फिर चिल्ड्रन, एडल्ट, यूथ, ओल्ड एज, ये सारे हैं। अब हम एज स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। फर्स्ट ग्रुप क्या है हमारा, 0 to 14 या 15 ईयर्स है। नेक्स्ट हमारा इसको 0 to 14 ना करके हम 0 to 15 ना करके 0 to 14 काउंट करेंगे। यहाँ हमारा 15 to 59 ईयर्स होगा। ठीक है, और फिर ये हमारा अबव 60 जाएगा, ओल्ड एज। तो ये हमारा एज स्ट्रक्चर है। आपको इसको इतना इन डिटेल नहीं देखना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रुपिंग करी गई है और जो एज है उसको किस तरह से डिवाइड करा गया है। तो 3 ग्रुप्स में बताया है आपको। आपके पहले चिल्ड्रन बता दिया, फिर आपका वर्किंग पॉपुलेशन, एडल्ट बताया, यंग पीपल बताए और ओल्ड एज। अब यहाँ हमारा ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रुप है वो ये है, जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमें साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन पढ़ना है और हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़ना है। तो जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे वर्किंग पॉपुलेशन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़ेंगे, तो उसमें मैंने मेंशन करा था वर्किंग पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है किसी भी पॉपुलेशन में जब उनका वर्किंग पॉपुलेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ये सवाल आपका CUET 2022 में पूछा गया था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। तो और जैसे मैंने आपको बताया ये चैप्टर ही पूरा इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट यूज़ करे गए हैं और उनसे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते भी हैं, तो आपसे पूछे भी जा सकते हैं। तो हमें कोई भी जो भी टर्म है छोड़ना नहीं है, अच्छे से समझना है। अभी मैं बात कर रही थी डेमोग्राफिक डिविडेंड की, तो उसमें मैंने क्या बताया था, कोई भी पॉपुलेशन है उसमें जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है उसका जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है, उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। अगर हमें एग्जाम्पल से समझना है तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये हमारी फैमिली है, इसमें हमारे 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इन 10 मेंबर्स में से हमारे 2 ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। ठीक है, और एक घर में चाइल्ड है एक। अब कितने बचे, 7 मेंबर्स हैं। ठीक है, 7 मेंबर्स। अब वो कौन कौन है,
एक हमारे फादर, एक हमारी मदर, एक हमारे अंकल, एक हमारी आंटी, ऐसे करके ये 7 मेंबर्स हैं, यंग मेंबर्स हैं और ये सब काम करते हैं। अंकल हैं वो टीचर हैं, पापा हैं वो डॉक्टर हैं, है ना, मदर हैं वो टीचर हैं, और जो दूसरे अंकल हैं या दूसरी आंटी हैं वो बिजनेसमैन हैं। इस तरह से हमने देखा तो जो घर के 7 लोग हैं ना वो काम कर रहे हैं, तो ये हमारी वर्किंग पॉपुलेशन हुई। 10 फैमिली मेम्बर्स में से 7 हमारे वर्किंग पॉपुलेशन हुए। अब ये भी देखना है कि पूरा टोटल 10 है जिसमें से 7 वर्किंग पॉपुलेशन है, तो इसी को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाएगा। तो इसी तरह से कंट्री में देखना है हमें कि हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसमें जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। जैसे अभी मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश का लगाया है। अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन देखना चाहें तो कहाँ से है हमारी, देखो 14 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 45 तक। तो यंग पीपल हैं यहाँ पर, वर्किंग पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप आंसर कर सकते हो कि वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। और अगर आपसे मोस्ट पॉपुलस स्टेट पूछा जाएगा तो हमें पता है उत्तर प्रदेश है, और मोस्ट पॉपुलस है इसलिए वहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केरला की। तो केरला का हमने अभी बात करा था, लो बर्थ रेट होता है ड्यू टू हाई लिटरेसी। हमें पता है वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं सारी चीज़ों से, है ना, वहाँ बर्थ कंट्रोल भी अच्छा है। और अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन देख रहे हैं तो किस तरह से हमें देखने को मिल रहा है, देखो 25 से या 20 से भी अगर मैं लूँ 50 तक, तो यंग पीपल हैं, वही हमारे वर्किंग पॉपुलेशन भी है। तो इस तरह से केरला में भी हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें कहाँ बेस कर रही हैं, एजुकेशन पर। ठीक है, केरला का जो लिटरेसी लेवल है, लिटरेसी लेवल भी बोलेंगे इसको, तो कितना दिया जा रहा है सेंसस में, 94 पॉइंट समथिंग % है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना या सेंसस में पढ़ना क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ का ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा बर्थ रेट भी कंट्रोल है और स्टेबिलिटी देखने को हमें मिल रही है। आगे देखते हैं। अब मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, उनको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप हमें कमेंट करो, हम आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप देखो पहला सवाल क्या है, अनलाइक द डेथ रेट डज नॉट रजिस्टर अ शार्प फॉल बिकॉज इट इज़ अ सोशियो कल्चरल फिनोमिना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कौन सा रेट था जो फॉल नहीं हुआ और कौन सा रेट था जिसको सोशियो कल्चरल फिनोमेना कहा जा रहा था, जहाँ पर उसका परसेंटेज जो है वो बढ़ता जा रहा था। तो हमारा क्या था, बर्थ रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या डिपेंडेंसी रेशियो। तो हमारा बर्थ रेट था जहाँ पे माइंडसेट ऑफ द पीपल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से जो हमारा बर्थ रेट था वो बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। ठीक है, सेकेंड देखो, डेमोग्राफिक डेटा आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा हमने ये अपने जब लेक्चर शुरू करा था, जब भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा डेमोग्राफिक डेटा होता है उसको हम क्यों कलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन के या लोगों के वेलफेयर के लिए, है ना, पॉलिसीज़ मेकिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ के लिए। तो वही सब हमें यहाँ देखना है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के लिए करते हैं जी। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं, अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए करते हैं। जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए भी हम लोग करते हैं जी। देन प्रिवेंटिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिलीज, तो हम इसके लिए नहीं करते हैं ना, जॉइंट फैमिली की डिसइंटीग्रेशन में डेमोग्राफिक डेटा का कोई रोल नहीं है। आगे देखिए, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन अ पॉपुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन बोला जा रहा है, तो कहाँ देखने को मिलेगा बताओ, हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी या मोर मैरिड कपल्स। तो सबसे ज़्यादा जब बर्थ रेट होगा तभी बच्चे या प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा होगा ना, हम लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट है, द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन इन डिफरेंट एज ग्रुप रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज। अब यहाँ पर प्रोपोर्शन किसकी पूछी जा रही है, पर्सन्स की इन डिफरेंट एज ग्रुप। जब एज की बात हो रही है
तो अभी हमने डिस्कस करा था सेक्स रेशियो, एज स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर या एज कंपोजिशन। तो हमने बात करी थी एज स्ट्रक्चर की, ठीक है। इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको डिटेल में पढ़ना है ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है और इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।